मॉर्निंग। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है संख्या एवं इसके प्रकार, नंबर्स एंड इट्स टाइप्स, है ना। इसमें कई सारी चीज़ें आएंगी, जैसे प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेयी संख्याएं, अपरिमेयी संख्याएं, है ना। ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल, शांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, अशांत दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, अशांत आवर्ती दशमलव, है ना, अशांत अनावर्ती दशमलव, बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ मैं खोल कर रखूँगा आपके सामने। अब मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, इस टॉपिक पे सवाल नॉर्मली 3 नंबर या 5 नंबर का बनना चाहिए। इन केस 11 नंबर का सवाल भी बना तो एक छोटी डेफिनेशन को, सिर्फ प्राकृत संख्या को 11 नंबर में कैसे लिखोगे ये भी मैं आपको बता दूंगा, हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा, है ना। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, आपको कंटेंट मिला होगा, संख्या एवं इसके प्रकार वाला कंटेंट मिला होगा, पीडीएफ मिली होगी आपको, है ना। तो जब भी ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसको आप सामने रखें। आई बात समझ में? ठीक है। अब सुनिए मेरी बात। सबसे पहले मैं कहानी सुनाऊंगा, कहानी में इंटरेस्ट लीजिए, कैसे नंबर आए, इस संसार में क्यों ज़रूरत पड़ी संख्याओं की, पहले कहानी में इंटरेस्ट दिखाइए। ठीक है, आराम से। लिखने की कला बहुत सरल है, आप खुद अपने मन से लिख देंगे। ठीक है। बाकी नोट्स में सब कुछ दिया है मैंने, किसको कैसे लिखना है, एक एक चीज़, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए करते हैं बात संख्या एवं इसके प्रकार की, है ना। तो अब सबसे पहले कौन सी संख्या संसार में अस्तित्व में आई? प्राकृत संख्या। इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, है ना। सबसे पहले संसार में अस्तित्व में जो आया वो है नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृत संख्या। इसका संकेत, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, प्राकृत संख्या। अब सुनिए मेरी बात, स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूं, है ना, कहानियां सारी। ठीक है। सबसे पहले संसार में नंबरों की जरूरत क्यों पड़ी? गिनने के लिए, चीजों को गिनने के लिए। सोचिए, जब संख्याओं का अस्तित्व इस संसार में नहीं था तब भी गिनते तो होंगे, 1 2 3 4। ये 1 2 3 4 तो बाद में आया, किसी और भाषा में काउंट तो करते होंगे ना। आई बात समझ में? ठीक है। तो सबसे पहले संख्याओं की जरूरत पड़ी। ये जरूरत कब ध्यान में आई इंसानों के? गिनने की जरूरत पड़ती थी। गिने कैसे? तो गिनने के आधार पे सबसे पहले जन्म हुआ प्राकृत संख्याओं का। आई बात समझ में, है ना। तो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को हम किससे दर्शाते हैं? 1 2 3 4। तो गिनने वाली संख्याएं जो है ना, अप टू इन्फिनिटी, अनंत, ऐसा ब्रैकेट बनाना है ना, गिनने वाली संख्याओं को। ठीक है ना। गणना या फिर मैं साधारण भाषा में लिखता हूं, है ना। सजा के कैसे लिखना है, परिभाषा ये मैंने दी है आपके नोट्स में। ठीक है। मैं साधारण भाषा में लिखता हूं, है ना। गिनने वाली संख्या, ये शब्द लिखने नहीं है आपको, है ना। गिनने वाली संख्याएं जो होती हैं उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। सबसे पहले संसार में काउंटिंग करने की जरूरत पड़ी, गिनने की, गणना करने की। आई बात समझ में? तो गणना के आधार पर जरूरत पड़ी कि गिनने के लिए कुछ होना चाहिए, तो वहां से 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी ये संख्याओं का आविष्कार हुआ। आई बात समझ में? ठीक है। तो भैया सबसे पहली चीज प्राकृत संख्या है। अब नोट्स में आप देखेंगे, देखिए नोट्स में क्या परिभाषा दी है, साथ साथ परिभाषाएं समझाते जाता हूं। यदि 3 नंबर में आया सवाल, है ना, यदि 3 नंबर में परिभाषा आई तो देखिए क्या परिभाषा मैंने लिख के दी है। जब हम गिनती प्रारंभ करते हैं तो ये हमारे सम्मुख प्राकृतिक रूप से आती है। कि कितनी शानदार परिभाषा लिखी है। जब हम गिनती प्रारंभ करते हैं तो ये हमारे सम्मुख प्राकृतिक रूप से आती है, नेचुरली हमारे सामने आती है। ठीक है। इसलिए इन गणन संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। 3 नंबर की परिभाषा। आई बात समझ में? ठीक है। परिभाषा के बाद आपको ये समुच्चय भी बनाना है। आई बात समझ में? ठीक है ना। 3 नंबर की परिभाषा यदि आए तो परिभाषा में समुच्चय आपको बनाना है। ठीक है। लिखना है कि प्राकृत संख्या के समुच्चय को n से दर्शाते हैं, है ना। ये भी लिखना है, ये लिखा नहीं है डेफिनेशन में, है ना, वो मिसिंग हो गया है थोड़ा सा। तो प्राकृतिक संख्या सुन लेना मैं जो बोल रहा हूँ, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को n से प्रदर्शित करते हैं और n बराबर ऐसा 3 लाइन में ये आप लिख सकते हो। आई बात समझ में? क्लियर? 3 नंबर प्राकृत संख्या। ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब प्राकृत संख्याओं के बाद दूसरा पहलू आता है पूर्ण संख्याओं का। पूर्ण संख्याएं, है ना। सॉरी, दूसरा पहलू आता है पूर्ण संख्या का। ठीक है। अब ये पूर्ण संख्या क्या है?
पूर्ण संख्या क्यों आई, ये शब्द का आविष्कार क्यों हुआ, ये कहानी हम अब देख लेते हैं ना, क्यों हुआ। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात। अब इंसानों के मन में आया, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, सुनिए आप, आपको पता चलेगा है ना क्या क्या बता रहा हूँ। पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स, है ना, होल नंबर्स। अब भैया सवाल ये उठता है, WHOLE होल नंबर है ना, इसको W से प्रदर्शित करते हैं ना, होल नंबर्स। ठीक है, तो पूर्ण संख्या क्या है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी संसार में। सबसे पहली चीज़ हमने क्या सीखी कि प्राकृत संख्याओं की ज़रूरत क्यों पड़ी, गिनने के लिए, गिनने के लिए प्राकृत संख्याओं की आवश्यकता हुई। तो सबसे पहले संसार में आविष्कार हुआ 1 2 3 4 5 6 अप टू अनंत। आई बात समझ में। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात। अब अभी तो हम इस टाइम में हैं, जब उस टाइम की बात करें जब ये संख्याओं का आविष्कार नहीं हुआ था, और तुरंत जब इन संख्याओं का आविष्कार हुआ था, तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण चीज मानी जाती थी कि अरे यार 1 2 3 4 नया नया आविष्कार हुआ संख्याओं का, इससे हम कुछ भी गिन सकते। आई बात समझ में, वैसे कुछ है ना। अब सुनिए मेरी बात, इंसानों के मन में आया कि यार गिनती कहां तक जा सकती है, ये गिनतियां कहां तक जा सकती है। आई बात इंसानों के मन में आया ना, मन में आया होगा कि यार ये गिनने वाली संख्या कहीं तो खत्म होती होगी। अब ये विचार जब आया है कि गिनने वाली संख्या कहां पर खत्म होती है, तो इंसान ने क्या सोचा कि यार आगे चल के देखते हैं कहां तक एंड होती है। मतलब आप आज के टाइम से कंपेयर मत करिए, उस टाइम से कंपेयर करिए और अपने दिमाग को वहां ले जाइए थोड़ा सा, और उस सिचुएशन में ले जाके सोचिए जब 1 2 3 4 5 6 ही आया था बस। तो इंसानों के मन में एक जिज्ञासा, एक विचार आया, एक थॉट आया कि यार ये संख्याएं कहां तक एंड होती होगी। तो मन में आया कि चलो आगे चलकर देखते हैं। तो इंसानों ने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे करते करते गए ना आगे, 9 10 11 12 ऐसे करते करते आगे गए कि नहीं गए। अब इंसानों ने देखा मनुष्यों ने देखा कि भैया आगे जाने का तरीका क्या है, प्राकृत संख्याओं में अगली संख्या पे जाने का तरीका क्या है, एक एक जोड़ जोड़कर, एक एक जोड़ जोड़कर आगे जाने का तरीका क्या है ना। कोई भी पूछे कि मैं आगे कैसे जाऊं, तो एक बेसिक सा तरीका क्या बनाया गया कि जैसे जैसे एक एक जोड़ते जाओगे, एक एक बढ़ाते जाओगे, आगे जाते जाओगे। आई बात समझ में। ठीक है, तो इस एक आगे जाने को क्या शब्द नाम दिया, परवर्ती। इस एक एक आगे चलने को क्या नाम दिया, परवर्ती। कि भैया जैसे 7 के आगे जाना है तो 7 का परवर्ती, तो 7 का परवर्ती, 7 का परवर्ती। तो किसी भी नंबर का परवर्ती कैसे निकालना है, एक जोड़कर। तो 7 का परवर्ती क्या है, 8। फिर 8 से आगे जाना है तो 8 का परवर्ती एक जोड़ के क्या है, 9। तो परवर्ती शब्द का जरूरत क्यों पड़ी, किस सिचुएशन में परवर्ती शब्द का आविष्कार हुआ, कि भैया इंसानों के मन में विचार आया कि कहां तक जाती है आखिर ये संख्या। तो इंसानों ने देखा कि चलो आगे चल कर देखते हैं। तो आगे चलने के रास्ते में, उस आगे चलने वाले रास्ते को नाम दिया गया कि आगे चलने का तरीका क्या है, एक एक जोड़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, और एक एक जोड़ने पर जो मिलता है वो उस नंबर का क्या होता है, परवर्ती। परवर्ती परवर्ती परवर्ती, एक एक जोड़ जोड़कर परवर्ती निकालते जाओ, आगे जाते जाओगे और हम देख पाएंगे कि संख्याएं कहां तक जाती है। ठीक है, तो यहां एक शब्द आया परवर्ती, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है संख्याओं के प्रकार की दुनिया में। आई बात समझ में। तो किसी भी नंबर का परवर्ती कैसे निकालते, एक जोड़कर। तो परवर्ती 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 निकालते 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 इंसान जब आगे गए तो इंसानों ने देखा कि भैया ये संख्याएं कभी भी खत्म नहीं होती। तो फिर हमने क्या माना कि ये संख्याएं आगे कहीं भी एंड नहीं होगी, अनंत तक जाएगी। तो उस अनंत तक जाने में इंसान के इस विचार ने कि कहां तक जाती आखिर ये गिनने वाली संख्या है, उस विचार ने किसका आविष्कार किया, एक शब्द का परवर्ती। तो किसी भी नंबर का परवर्ती कैसे निकालते, उसमें एक जोड़कर। आई बात समझ में है ना। ठीक है, तो किसी भी नंबर का परवर्ती कैसे निकालेंगे, उसमें एक जोड़कर। अब चलो ये विचार तो आया कि भैया आगे कहां तक जा सकते हैं, इस विचार पे काम कर लिया। अब इंसानों ने सोचा कि पीछे कहां तक जा सकते हैं इसमें। तो इंसानों ने 5 के पीछे गया, 5 से 4, 5 से 4 जाएंगे तो एक कम करेंगे क्या, बताइए। 5 से 4 में जाएंगे तो एक कम करेंगे कि नहीं करेंगे, बताइए। अब पीछे जाने का विचार आया कि कितना पीछे तक जा सकते हैं, तो पीछे जाने के लिए एक एक घटाना पड़ेगा। तो एक एक घटाने को क्या नाम दिया, पूर्ववर्ती। इस एक एक घटाने को क्या नाम दिया गया, पूर्ववर्ती। कि 5 का पूर्ववर्ती कौन है, 4। तो पूर्ववर्ती कैसे मिलता है, जस्ट पिछला नंबर एक घटाने पर। तो
तो इंसानों के मन में विचार आया कि कितना पीछे तक जा सकते हैं। तो पीछे जाने के उस रास्ते को गणित की भाषा में पीछे जाने वाले रास्ते को क्या नाम दिया? पूर्ववर्ती। एक एक कम, 4 में एक कम करेंगे कितना आएगा? 3। 3 में एक कम करेंगे कितना आएगा? 2। तो 3 का परवर्ती 2, 2 का परवर्ती 1। अब गाड़ी आके रुकी यहां पे, यहां आया संकट, है ना, कि भैया 1 का पूर्ववर्ती क्या होता है। तो जब किसी ने कोशिश की इसी रास्ते पे, भैया पूर्ववर्ती कैसे निकालते? 1 माइनस करने पे पूर्ववर्ती आते हैं। तो 1 में 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0। अब आप सोचिए, 0 तो होता नहीं यहाँ पे। अब सुनिएगा, यहां से कहानी बदलेगी, ठीक है ना। अब भैया 2 का पूर्ववर्ती संभव है 1। प्राकृत संख्याओं की दुनिया में 1 का पूर्ववर्ती पॉसिबल नहीं है, ये समझो आप। जैसे किसी इंसान के मन में उस समय विचार आया कि भैया 1 का पूर्ववर्ती क्या है। इसको सक्सेसर और प्रेडेसेसर बोलते हैं, है ना। ये सक्सेसर है और ये प्रेडेसेसर है। मैं लिख दूंगा स्पेलिंग, सक्सेसर, दिस इज सक्सेसर, है ना, एंड दिस इज प्रेडेसेसर, है ना। इसको प्रेडेसेसर बोलते हैं। एक कदम पीछे, एक कदम आगे परवर्ती और एक कदम पीछे पूर्ववर्ती। क्लियर? तो इंसानों के मन में क्या विचार आया कि कितने पीछे तक जा सकते हैं। तो पीछे तक जाते जाते गाड़ी 1 पर आकर रुक गई। आप सोचिए ना, आप इतना सा सोचिए कि केवल आविष्कार 1 से ही हुआ था। 1 के पहले का आविष्कार उस समय में नहीं था। ये तो आज हम जान रहे हैं कि 1 के पीछे 0, बड़ा सरल लग रहा है सर, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, आज सरल लग रहा है। लेकिन उस समय 1 के पीछे की दुनिया का अस्तित्व था ही नहीं। 1 के पीछे कोई संख्या का अस्तित्व था ही नहीं। तो फिर उस समय की बात कर रहा हूं जब 1 के पीछे किसी संख्या का अस्तित्व नहीं था। तब इंसान, ये 0 तो आज हम लिख पा रहे हैं, उस समय 0 नहीं लिख पा रहे थे। 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, लोगों को उस समय पता नहीं था। तो लोगों की गाड़ी कहां आकर रुक गई? यहां पर। और एक चीज क्या सामने आई कि भैया प्राकृत संख्याओं की दुनिया में 1 का पूर्ववर्ती का अस्तित्व नहीं है। प्राकृत नेचुरल नंबर की दुनिया में 1 के पूर्ववर्ती का अस्तित्व नहीं है। आई बात समझ में क्लियर? तो 1 के पूर्ववर्ती का अस्तित्व नहीं है। तो अब किसी मनुष्य के मन में आया कि भैया 1 का पूर्ववर्ती नहीं है, क्लियर, ठीक है, लेकिन 1 का पूर्ववर्ती होना चाहिए। ऐसे ही मतलब किसी के मन में जिज्ञासा आई। अरे जरूरत पड़ी, जिज्ञासा ये इंसानों के मन में, तभी तो चीजों के आविष्कार होते होते संसार आगे बढ़ रहा है। तो एक के मन में आया कि भैया 1 का पूर्ववर्ती का तो अस्तित्व, प्राकृत संख्याओं की दुनिया में 1 का पूर्ववर्ती का अस्तित्व नहीं है। तो फिर किसी ने सोचा कि 1 का पूर्ववर्ती यानी कि 1 के 1 कदम पीछे क्या आना चाहिए? 0। 1 के 1 कदम पीछे क्या आना चाहिए? 0। तो किसी के मन में आया कि भैया 1 का पूर्ववर्ती भी शामिल करो। तो जब प्राकृत संख्याओं के साथ 1 का पूर्ववर्ती 0 भी शामिल करेंगे, जब प्राकृत संख्याओं के साथ 3 4 अप टू इन्फिनिटी, है ना, ध्यान देना इस चीज को, ठीक है, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, अनंत। तो प्राकृत संख्याओं के साथ यदि 0 को भी सम्मिलित कर लें तो ऐसा कह दिया गया उस दिन से कि संख्याएं हो गई पूर्ण। तो पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं? प्राकृत संख्याओं के साथ यदि 0 को सम्मिलित कर ले तो संख्याएं क्या हो गई आपकी? पूर्ण हो गई। आती है क्या बात समझ में? क्लियर, ठीक है। तो पूर्ण संख्याओं का आविष्कार कैसे हुआ, किस रास्ते हुए, सारी पिक्चर मैंने आपके सामने रखी कि इंसानों के मन में विचार आया कि प्राकृत संख्या आखिर कहाँ तक जाती है। तो उस आगे जाने के रास्ते को एक एक कदम आगे बढ़ाते 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 एक शब्द का आविष्कार कर दिया, परवर्ती, है ना। फिर इंसानों के मन में आया पीछे कहां तक जा सकते हैं, तो उन्होंने एक एक कम करते 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 देखा और 1 पर आके गाड़ी रुकी। फिर 1 का पूर्ववर्ती का अस्तित्व था नहीं, तो फिर इंसानों ने बोला कि यार 1 का पूर्ववर्ती तो 0 होना चाहिए, 0 को भी शामिल करो। तो 0 को शामिल जब किया प्राकृत संख्याओं के साथ, तो फिर यह माना गया कि अब संख्याएं पूर्ण हो गई। अब आप बोलोगे सर 0 का पूर्ववर्ती भी होना चाहिए, तो 0 का पूर्ववर्ती भी आएगा अभी आगे, उस सेट को नया नाम देंगे कुछ ना कुछ। आई बात समझ में, ठीक है। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती है? प्राकृत संख्याओं के 0 को सम्मिलित करने पर संख्याएं पूर्ण हो जाती है। पढ़ देता हूं डेफिनेशन, देखिए पहले पेज पर ही नीचे पूर्ण संख्याओं की परिभाषा है। देखिए क्या है पूर्ण संख्या की परिभाषा कि भैया प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। देखो पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या लिखी? प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। प्राकृत संख्याओं के संग्रह में हम 0 को
प्राकृत संख्याओं के संग्रह में हम शून्य को एक के पूर्ववर्ती के रूप में सम्मिलित करते हैं। आई बात समझ में? अब देखो वो कोष्ठक बड़ा सा जो रेक्टेंगल बना, आयत बना है, उसमें जो शब्द लिखे उनको पढ़ता हूं। प्राकृत संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याओं का संग्रह बनाती है। प्राकृत संख्याएं तो जो यदि 3 नंबर में ये आता है तो 3 नंबर में पूर्ण संख्याओं को कैसे लिखोगे आप? वो जो बॉक्स है ना, रेक्टेंगुलर आयताकार जो बॉक्स है, वो परिभाषा लिखनी है 3 नंबर में। आई बात समझ में? ठीक है। क्या परिभाषा है? प्राकृत संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याओं का संग्रह बनाती है। प्राकृत संख्या शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याओं का संग्रह कर लेती है, बनाती है। तो 3 नंबर में वो जो बॉक्स वाली परिभाषा है वो आपको लिखना है सीधे, और उसके बाद सीधे, है ना, इस समुच्चय को, पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को W से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, और सीधे ये समुच्चय आपको बना देना है। ये 3 नंबर। आई बात समझ में? ठीक है। और इन केस पूर्ण संख्याएं 5 नंबर में आ गई, इन केस पूर्ण संख्याएं यदि 5 नंबर में आ गई तो फिर क्या करोगे? ये कोष्ठक वाली परिभाषा तो लिखोगे शुरू में। आई बात समझ में? ठीक है। कोष्ठक वाली परिभाषा, कोष्ठक मतलब ये बॉक्स वाली परिभाषा, डेफिनेशन लिखने के बाद इसके ऊपर जो लिखी है ना 2 लाइन, सबसे पहली 2 लाइन पूर्ण संख्या में लिखी है, उसको भी लिख देना, है ना। देखो बॉक्स वाली परिभाषा लिखना है। यदि 5 नंबर में आया सवाल तो बॉक्स वाली परिभाषा लिखने के बाद जो 2 लाइन ऊपर की है जिसमें डिटेल में खोला गया है कि पूर्ण संख्याओं का आविष्कार कैसे हुआ, तो प्राकृत संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। प्राकृत संख्याओं के संग्रह में हम शून्य को 1 के पूर्ववर्ती के रूप में सम्मिलित करते हैं। आई बात समझ में? तो पहले बॉक्स वाली लाइन लिखना, 2 पैराग्राफ चेंज करके फिर ऊपर वाली 2 लाइन जिसमें समझाया गया है कि 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं, इसलिए जरूरत पड़ी पूर्ण संख्याओं की, वो लिख देना है। उसके बाद ये समुच्चय बना देना है। आराम से 5 से 6 लाइन बनेगी, पूरे 5 नंबर मिलेंगे। आई बात समझ में? क्लियर है इतनी बात? ठीक है। तो ये पूर्ण संख्याओं की कहानी। तो आपको ये समझ में आया प्राकृत संख्याओं का आविष्कार कैसे हो, गिनने वाली संख्या। अब ये जो कहानी में सुना रहा हूँ ना आपको, ये कहानी काम की यूं है कि मान ले आप न भी पढ़ेंगे ना इसको तो भी ये कहानी आपको याद रहेगी जो मैं सुना रहा हूँ, कैसे कैसे आविष्कार हुआ चीज़ों का। आप अपने हिसाब से परिभाषाएं लिख पाएंगे, है ना। ठीक है। तो भैया प्राकृत संख्या हो गई, पूर्ण संख्याएं हो गई, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, है ना। परवर्ती, परवर्ती और पूर्ववर्ती पे भी सवाल आ सकता है ना। परवर्ती तथा पूर्ववर्ती को समझाइए, परिभाषित कीजिए, या फिर सिर्फ परवर्ती को परिभाषित कीजिए या सिर्फ पूर्ववर्ती को परिभाषित कीजिए। परवर्ती की परिभाषा कैसे बनेगी? किसी भी प्राकृत संख्या ना, प्राकृत संख्या से पूर्ण संख्या तक आने के रास्ते में परवर्ती पूर्ववर्ती शब्द जन्म लिए थे। आई बात समझ में? तो परवर्ती और पूर्ववर्ती हमेशा किस पर अप्लाई होगा? प्राकृत संख्याओं पे। आई बात समझ में? क्लियर? ठीक है। तो अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी। तो सवाल यूं बनेगा, है ना, परवर्ती कैसे समझाओगे? किसी भी प्राकृत संख्या में 1 जोड़ने पर उसका परवर्ती प्राप्त होता है। आई बात समझ में? और पूर्ववर्ती कैसे समझाओगे? किसी भी संख्या में 1 घटाने पर उसका पूर्ववर्ती, सॉरी किसी भी संख्या में नहीं, किसी भी प्राकृत संख्या में 1 घटाने पर उसका पूर्ववर्ती प्राप्त होता है। आई बात समझ में? क्लियर है ना? ठीक। तो किसी भी प्राकृत संख्या में 1 घटाने पर उसका पूर्ववर्ती मिलता है और प्राकृत संख्या में 1 जोड़ने पर उसका परवर्ती मिलता है। आई बात समझ में? क्लियर है ना? ठीक है। ये परिभाषाएं बनेंगी। फिर इसके बाद यदि परवर्ती समझाना तो परवर्ती में लिखने के बाद एक उदाहरण दे देना। जैसे देखिए इन्होंने पूर्ववर्ती और परवर्ती लिखा है प्राकृत संख्याओं के ठीक नीचे। कैसे लिखा है? दी हुई एक प्राकृत संख्या में अगर 1 जोड़ दे तो आप अगली प्राकृत संख्या प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात आप उसका परवर्ती प्राप्त कर सकते हैं। आई बात, ये परवर्ती की डेफिनेशन हो गई, है ना। ठीक है। उसके बाद पूर्ववर्ती की डेफिनेशन ठीक नीचे, उसी के नीचे। एक मिनट, पूर्ववर्ती की परिभाषा, हाँ, दी गई एक प्राकृत संख्या में अगर 1 जोड़ दे तो आप अगली प्राकृत संख्या प्राप्त करते हैं, अर्थात आप उसका सक्सेसर प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। और यदि किसी संख्या में 1 घटा दें तो उसका पूर्ववर्ती प्राप्त करते हैं। एक उदाहरण दे दो कि 16 में 1 जोड़ने पर 17, तो 16 का परवर्ती क्या हुआ? 17। और 16 में 1 घटाने पर 15, तो 16 का पूर्ववर्ती क्या हुआ? 15। आई बात समझ में? क्लियर है इतनी बात, है ना। ठीक है। तो प्राकृत संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई। अब हम आ जाते हैं पूर्णांक पर। पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। ठीक है। इंटीजर्स है ना, पूर्णांक मतलब इंटीजर्स। ठीक है। इसको हम दर्शाते हैं आई से, है ना। ठीक है। पूर्णांक में क्या होता है देखिए, मैं आपको बता देता हूं। इतनी सी बात है कि भैया 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी, और पीछे आओगे
एक मिनट, है ना। अप टू माइनस का इन्फिनिटी, आई बात समझ में। तो अब देखिए, पूर्ण संख्याओं में यदि ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लें तो पूर्णांक प्राप्त होता है। देखो पूर्णांक कैसे बनेगा। अब धीमे से संसार में जरूरत पड़ी कि भैया नेगेटिव नंबर भी होने चाहिए, है ना। धीमे से संसार में जरूरत क्या पड़ी कि भैया ऋणात्मक संख्याओं की भी आवश्यकता है। कई तरीकों से हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक समीकरण है ना, x + 5 = 4। मान लो ऐसा समीकरण आया आपके सामने। अब x का मान निकालोगे तो x का मान 4 - 5, बताइए x का मान -1 आया कि नहीं आया। तो भैया जब ऐसा समीकरण आया और हमने देखा कि x का रिजल्ट -1 आ रहा है, तो यहाँ से हमें पता चला कि नेगेटिव नंबर की भी ज़रूरत है संसार में ऐसे समीकरण को हल करने के लिए। अच्छा, यदि नेगेटिव नंबर का अस्तित्व नहीं होता तो इसका हल आगे संभव नहीं था। इसका हल आगे तभी संभव हुआ क्योंकि ऋणात्मक संख्याओं का भी अस्तित्व लाया गया। आई बात समझ में क्लियर। और भी कई तरीकों से समझा सकता हूं कि कैसे जरूरत पड़ी नेगेटिव नंबर की संसार में। तो फिर धीमे से 0, 1, 2, 3 तक तो पूर्ण संख्याओं तक तो आ ही गए थे। पूर्ण संख्याओं के साथ यदि हम क्या मिला लें, ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लें, तो इस समुच्चय को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। देखिए इसकी परिभाषा लिखिए, पढ़ देता हूं मैं दूसरे पेज पर, सेकंड नंबर के पेज पर, है ना। सेकंड नंबर के पेज पर यदि हम बात करें तो सबसे ऊपर 3, 4, 5 लाइनें लिखिए। सबसे पहले ज्ञात की गई संख्याएं प्राकृत संख्या अर्थात 1, 2, 3, 4 हैं। विवरण, पूरी कहानी, पूरा इतिहास उन्होंने अब तक का जो पढ़ा उसका विवरण दिया है। सेकंड पेज पर सबसे ऊपर जो 4-5 लाइन लिखी है उसको पढ़ रहा हूं मैं। सबसे पहले ज्ञात की गई संख्याएं प्राकृत संख्या अर्थात 1, 2, 3, 4 है। वेरी गुड, ठीक है ना। यदि हम प्राकृत संख्याओं के संग्रह में शून्य को सम्मिलित कर लें, प्राकृत संख्या में शून्य को सम्मिलित कर लें तो पूर्ण संख्याएं बन जाती है। आई बात समझ में, ठीक है ना। इन संख्याओं का आप अध्याय 2 में अध्ययन जो भी, अब हमें ज्ञात हो गया कि ऋणात्मक संख्याएं जैसे -1, तो थोड़े समय बाद हमें ज्ञात हुआ कि ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। आई बात समझ में। तो जब इन पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्याओं को मिला दे तो पूर्णांक बनता है। अब मैं पूर्णांक की परिभाषा पढ़ता हूं। यदि हम पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं को मिला लें, पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्याओं को मिला ले तो हमें संख्याओं का एक नया संग्रह प्राप्त होगा। संख्याओं के संग्रह को हम पूर्णांक का संग्रह कहते हैं। आई बात समझ, पूर्णांक की परिभाषा, ठीक है। इस संग्रह में 1, 2, 3, 4 धनात्मक पूर्णांक है और -1, -2, -3 ऋणात्मक पूर्णांक है। इसको हम बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, है ना। 1 से अनंत तक के हम क्या बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, है ना। और -1 से माइनस का इन्फिनिटी क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक, है ना। तो 1 से लेके अनंत तक ये धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, और -1 से माइनस अनंत नेगेटिव इंटीजर, है ना, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है न ही ऋणात्मक पूर्णांक, क्या ही बात समझ में, ठीक है ना। आइए इसे निम्न आकृतियों द्वारा समझने का प्रयत्न करें। मान लीजिए आकृतियां, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात बड़े अच्छे से, इतना तो आप समझ ही गए, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ये तो आप समझ ही गए। पूर्णांक भी समझ गए, पूर्णांक की परिभाषा भी आपके सामने रख दी मैंने। आई बात समझ में। अब इसमें देखिए इन्होंने बड़े अच्छे से समझाने की कोशिश की है, प्राकृत संख्याओं को अलग। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, है ना, सुनिए मेरी बात, है ना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको मैं रफ कर रहा हूँ थोड़ा सा, है ना। हाँ चलिए, अब देखिए, अब इन्होंने समझाने की कोशिश की है। देखिए एक स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया इन्होंने बड़ा अच्छा सा, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, एक ऐसा डिज़ाइन बनाया है, इसको इन्होंने क्या बोला है, प्राकृत संख्या, है ना। तो उस डिज़ाइन को मैं समझा रहा हूँ, डिज़ाइन क्या, उस डिज़ाइन से बड़ी हेल्प आपको मिलने वाली है, ठीक है ना। क्या है कहानी, देखिए इसको इन्होंने प्राकृत संख्या बोला है, प्राकृत संख्या, है ना, ठीक है। इस डिज़ाइन को इन्होंने शून्य का नाम दिया, ये शून्य को दर्शाता है, ये डिज़ाइन शून्य ही है, बड़ा वाला एक प्रकार से, है ना। पूर्ण संख्याओं को इन्होंने ऐसा आयताकार बनाया है, इसको इन्होंने पूर्ण संख्या बोला है, इसको इन्होंने पूर्ण संख्या बोला है, ठीक है। और इसके बाद इन्होंने ऋणात्मक पूर्णांक ऐसा बनाया एक स्ट्रक्चर, इसको इन्होंने बोला है ऋणात्मक पूर्णांक।
पूर्ण संख्याएं अलग है, पूर्णांक अलग है। पूर्ण संख्याएं सिर्फ ये वाला हिस्सा जो है इसको हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं, ध्यान देना है ना। और पूर्णांक मतलब ये पूरा समुच्चय पूर्णांक है, 0 1 2 3 4 -1 -n ये सब पूर्णांक है ना। ऋणात्मक पूर्णांक और एक और पूर्णांक है ना, ठीक है, एक और पूर्णांक। पूर्णांक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी। अब इन पांचों को मिलाकर इन्होंने एक डिज़ाइन बनाया है। सुनिए डिज़ाइन कैसा बनाया है, ठीक है। डिज़ाइन कुछ ऐसा बनाया है कि, ठीक है, ऐसा डिज़ाइन इन्होंने बनाया है, ठीक है। इस डिज़ाइन से क्या समझाना चाह रहे हैं अब सुनिए मेरी बात, ठीक है। ये क्या बता रहा है, 0 को, 0 को दर्शा रहा है। ये किसको दर्शा रहा है, प्राकृत संख्याओं को, है ना। ये किसको दर्शा रहा है, पूर्ण संख्याओं को। ये आयत किसको दर्शा रहा है, पूर्ण संख्याओं को, है ना। ये किसको बता, ऋणात्मक पूर्णांक को, ऋणात्मक पूर्णांक को। और ये किसको दर्शा रहा है, पूर्णांक को, है ना। ये पूर्णांक है पूरा, ठीक है। ये कहना चाह रहा है, देखिए सुनिए मेरी बात, ठीक है। 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, है ना। फिर पीछे में -1 -2 -3 अप टू माइनस का इन्फिनिटी। अभी ऐसा कहना चाह रहा है, ठीक है, कि भैया ये प्राकृत संख्याएं हैं और ये क्या है, 0 है। ये प्राकृत संख्या और ये क्या है, 0 है। आई बात समझ में। प्राकृत संख्या 0, तो ये देखो ये प्राकृत संख्या है और ये 0 है। प्राकृत संख्या और 0 को मिलाने से बताइए पूर्ण संख्याएं बनेंगी कि नहीं बनेंगी, है ना। प्राकृत संख्या और 0 को मिलाने से, तो प्राकृत संख्याएं और 0 को मिलाने से बताइए पूर्ण संख्याएं बनाई कि नहीं बनाई इन्होंने। तो स्ट्रक्चर के थ्रू, चित्र के थ्रू दर्शाना चाह रहे हैं कि प्राकृत और 0 मिल के क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या है। आई बात समझ में। और यदि पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक भी मिला लें, ये पूर्ण संख्याओं में, ये पूर्ण संख्या देखो, ये यदि इस पूर्ण संख्या में ऋणात्मक भी मिला लें तो पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक मिलाने पर पूर्णांक बनता है। पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक मिलाने पर क्या बनता है, पूर्णांक बनता है कि नहीं बनता है। आई बात समझ में। आगे आपको समझ में क्लियर है क्या बताना चाह रहे हैं स्ट्रक्चर में, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर क्या कहता है, ये कहता है कि भैया सारी की सारी प्राकृत संख्याएं बताइए पूर्ण संख्याएं हैं कि नहीं है। सारी की सारी प्राकृत संख्याएं क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं। आई बात समझ में, क्लियर, ठीक है। सारी की सारी प्राकृत संख्याएं हैं आपकी पूर्ण संख्याएं, तो सारी की सारी प्राकृत पूर्ण संख्याएं हैं। और सारी की सारी पूर्ण संख्याएं बताइए पूर्णांक है कि नहीं है। पूरा का पूरा पूर्ण संख्या पूर्णांक के अंदर है कि नहीं है। तो सारी की सारी प्राकृत संख्याएं क्या है, पूर्ण है। सारी की सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, वैलिड है, बिल्कुल सही है। सारी की सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं, सारी की सारी पूर्ण संख्याएं क्या है, पूर्णांक है। ऋणात्मक संख्याएं भी क्या है, पूर्णांक है। आई बात समझ में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्या सारी की सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, यस सही है। क्या सारी की सारी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक है, यस सही है, क्योंकि पूर्णांक के अंदर पूर्ण आ रहा है। क्या सारी की सारी ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक हैं, यस पूर्णांक है। आई बात, लेकिन उल्टा सही नहीं होगा। यदि मैं ये बोलूं कि प्राकृत संख्याएं पूर्ण है, यस, लेकिन यदि ये बोलूं कि क्या पूर्ण संख्याएं प्राकृत है, रॉन्ग। क्या सारी की सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं क्या, नहीं भैया, सारी की सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृत नहीं है, क्योंकि पूर्ण में तो 0 भी आता है और 0 प्राकृत नहीं है। तो सारी की सारी पूर्ण संख्याओं का प्राकृत नहीं कह सकते। प्राकृत संख्याएं पूर्ण है, क्योंकि प्राकृत संख्याएं पर पूर्ण का कब्जा है कि नहीं है। पूर्ण ने घेरा हुआ है प्राकृत को, इसलिए प्राकृत पूर्ण है। पूर्ण को घेरा हुआ है पूर्णांक ने, इसलिए पूर्ण संख्याएं क्या है, पूर्णांक है। लेकिन उल्टा सही नहीं होगा इसका। प्राकृत संख्याएं पूर्ण है तो पूर्ण प्राकृत नहीं है, उल्टा सही नहीं होगा। किसने किसको कब्जा किया है, उसके सेंटेंस में, उसके फेवर में सेंटेंस बनेगा। आई बात समझ में। तो इसी दूसरे पेज पर, है ना, या तीसरे पेज पर,
तो आपको 3-4 चीजें समझ में आ गई, प्राकृत संख्याएं समझ में आ गई, शून्य मिलाने पर पूर्ण बन जाता है और पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर पूर्णांक बन जाता है। पूर्णांक संख्या किससे दर्शाते हैं? आई से। आई बात समझ में, ठीक है। तो परिभाषा लिखने के बाद ये समुच्चय लिखोगे, 3 नंबर में हो जाएगा आपका काम, ठीक है। अब 5 नंबर में यदि लिखना है इसको, ठीक है, तो 5 नंबर में लिखने के लिए देखिए पूर्णांक के दूसरे पेज पर पूर्णांक के ठीक ऊपर जो 4-5 लाइन लिखी है उनको लिख दोगे तो 5 नंबर में हो जाएगा। सबसे पहले पूर्णांक की परिभाषा क्या बनेगी? यदि हम पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित करते हैं तो वो जो संग्रह बनता है उसे हम पूर्णांक कहते हैं। उसके बाद 3-4-5 लाइन जो पूर्णांक के ऊपर लिखी वे लिख देना तो 5 नंबर में आराम से आपका बन जाएगा। क्योंकि उसमें क्या बताया कि सबसे पहले हमने प्राकृत संख्याएं ज्ञात करी, उसमें शून्य को मिलाया तो पूर्ण हो गई, और पूर्ण संख्याओं के बाद हमें पता चला कि ऋणात्मक संख्याओं का भी अस्तित्व है, तो पूर्ण के साथ ऋणात्मक मिलाने पर क्या हो गई? पूर्णांक। आई बात समझ में? 5 नंबर में भी लिख सकते हो, समुच्चय बना दो, 5 से 6 लाइन आराम से भर दोगे। आप चाहो तो 3 नंबर में घुमा दो, आप चाहो तो 5 नंबर में घुमा दो सवाल को। आई बात समझ में? अब सवाल उठता है यदि सर पूर्ण संख्याएं 11 नंबर में पूछ ली, पूर्णांक 11 नंबर में पूछ लिया, प्राकृत संख्याएं 11 नंबर में पूछ ली, तो अभी हम प्राकृत संख्याओं की विशेषताओं की बात करेंगे, पूर्ण संख्याओं की विशेषताओं की बात करेंगे, पूर्णांक संख्याओं की विशेषताओं की बात करेंगे, अभी परिमेय अपरिमेय पढ़ाऊंगा उनकी विशेषताओं की बात करेंगे। तो यदि कोई भी डेफिनेशन समझाने को आ जाए 11 नंबर में तो उनकी विशेषताओं को सम्मिलित करेंगे तो हर एक परिभाषा को आप 11 नंबर में भी एक्सपांड कर सकते हैं। प्राकृत संख्याओं को केवल 11 नंबर में आप छाप सकते हैं 2 पेज आराम से, इसकी विशेषता को साथ में जोड़ेंगे 11 नंबर में। बड़ी छोटी सी कला, आई बात समझ, शांति सुनते जाइए, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, तीसरे पेज पर परिमेय संख्या की बात करेंगे अब हमें ना, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर, ठीक है। तो चलिए चलते हैं परिमेय संख्या के पास, है ना, यानी कि रेशनल नंबर, है ना। तो चलिए देखिए अभी, है ना, अब मैं आता हूं परिमेय संख्याओं पर। हाँ देखिए, परिमेय संख्या है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, और एक होता है अपरिमेय संख्या, है ना। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर, है ना। अब सुनिए मेरी बात, परिमेय अपरिमेय बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, है ना। परिमेय संख्या का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको रेशनल नंबर बोलते हैं ना, और अपरिमेय संख्या मतलब मैं अपने हिसाब से अपनी भाषा में इन चीज़ों को समझाऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग, है ना। इरेशनल नंबर, है ना, इसको हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं और इसको हम S से, अपरिमेय संख्याओं को S से डिनोट करते हैं ना, ठीक है, S से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब परिमेय संख्या, आपने देखा अभी तक, आपने क्या देखा कि संसार में जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी वैसे वैसे नंबर बढ़ते गए कहानी में। सबसे पहले प्राकृत संख्याओं की ज़रूरत पड़ी, 1 2 3 4 अप टू अनंत। किसकी ज़रूरत पड़ी? प्राकृत की, गिनने के लिए। आई बात समझ? अब देखो आपका बार बार रिवीजन हो रहा है तीनों चीज़ों का जो आपने पढ़ी। प्राकृत के साथ फिर शून्य की जरूरत, क्योंकि 1 का पूर्ववर्ती नहीं था तो शून्य को मिलाया, जब शून्य को मिलाया तो संख्याएं क्या हो गई भैया? पूर्ण हो गई। इसको पूर्ण संख्याएं बोलते हैं शून्य को मिलाने पर, है ना। इतनी सी तो परिभाषा लिखनी है पूर्ण संख्या में। प्राकृत संख्याओं के साथ यदि शून्य को सम्मिलित कर लिया जाए तो ये जो नया संग्रह बनता है इसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, पूर्ण संख्या। अब बाद में देखा कि यार ऋणात्मक संख्याएं भी अस्तित्व में हैं, माइनस का इन्फिनिटी। आई बात समझ में क्लियर, है ना। यदि इसके साथ हम ऋणात्मक संख्याओं को भी मिला दें, है ना, तो पूर्ण के साथ ऋणात्मक मिला दे तो पूर्णांक हो गई। तो अभी तक हमने 3 चीजों का आविष्कार कर दिया था। किस किस का कर दिया था? प्राकृत का आविष्कार कर दिया था, है ना, फिर पूर्ण का कर दिया था, फिर एक और तीसरा किरदार क्या आया? पूर्णांक। अब संसार में और जरूरत पड़ी, है ना। चलो, प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक, ये इतने नंबर अभी तक आविष्कार हो गए 3 प्रकार के। अब संसार में और जरूरत पड़ी, बटे वाले नंबर की जरूरत पड़ी भैया 2/3।
3/4। इन संख्याओं की जरूरत आन पड़ी। अब आप बोलोगे सर इन संख्याओं की जरूरत का एहसास कैसे हुआ इंसानों को? सबसे पहले इन संख्याओं की जरूरत का एहसास कब हुआ इंसानों को, किस परिस्थिति में हुआ? जैसे इनका एहसास गिनने की जरूरत पड़ी, फिर पूर्ववर्ती 1 का नहीं था तो वहां से एहसास हुआ कि यार पूर्ववर्ती होना चाहिए 0, तो 0 को सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्याएं कहलाई। फिर देखा गया कि यार ऋणात्मक संख्या भी होनी चाहिए, उसका एहसास हुआ तो फिर ये पूर्णांक बना दिया ऐसे करके। अब धीमे से 2/3, 3/4 इन भिन्नों का भी तो जरूरत पड़ा। कैसे? कि भैया मान लो 2 मिठाइयाँ हैं, 2 मिठाइयाँ है ना, 2 मिठाइयाँ ऐसी ऐसी बढ़िया शानदार शानदार 2 मिठाइयाँ। अब इन 2 मिठाइयों को बांटना है 3 लोगों में, 3 लोगों में बराबर बराबर बांटना 2 मिठाइयों को। तो 2 मिठाइयों को 3 लोगों में बांटोगे तो 2/3 की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी नंबर में? 3 मिठाइयों को 4 लोगों में बांटना है तो 3/4 करने की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी? आई बात समझ में? तो यहां से एहसास हुआ इंसान को क्या 2/3, 3/4 भी होना चाहिए। या फिर कोई एक समीकरण है 3x + 1 = 5। आई बात समझ में? ठीक है, ये एक समीकरण आया सामने किसी के कि यार यहाँ से x का मान निकालो। आई बात समझ में? ठीक है, तो अब x का मान निकालेंगे तो 1 पहले उधर जाएगा, 1 उधर जाएगा और 1 माइनस होगा 5 में से, 1 माइनस होगा 5 में से तो 4 आएगा। फिर 3x 4 के बटे में जाएगा, ये देखो ये आ गया भैया 4/3। अब इसका हल संभव, आगे इसका हल संभव नहीं है जब तक कि इन संख्याओं का आविष्कार नहीं हो। क्योंकि यदि इंसानों के सामने ये परिस्थिति आई और उनको पता था कि 3 बटे में जाएगा, लेकिन वो बटे में नहीं ले जाएंगे। क्यों नहीं ले जाएंगे? क्योंकि उनको पता 4/3 नाम का कोई संख्या है ही नहीं अस्तित्व में। तब तक, उस समय तक 4/3 नाम का कोई संख्या अस्तित्व में है ही नहीं। आई बात समझ में? तो इंसानों के मन में आया कि यार 4/3 नाम का तो कोई संख्या है ही नहीं, तो 3 तो बटे में जाएगा अकॉर्डिंग टू गणित, है ना, तो बटे में जाएगा। तो अब 4/3 जैसी संख्याओं का आविष्कार करने का समय आया, इसकी ज़रूरत फील होने लगी इंसानों को, या फिर मिठाइयों को बांटने की। तो फिर इन पूर्णांकों के साथ ऐसी संख्याओं को भी सम्मिलित किया, 1/2 है ना, जितनी भी भिन्न वाली संख्याएं, 2/1000 है ना, 1/137, जो भी भिन्न वाली संख्या जितनी भी संभव हो सके इन सबको भी सम्मिलित करने की कोशिश हुई। आई बात समझ में? तो जैसे इनके साथ इन भिन्न वाली संख्याओं को सम्मिलित करने की कोशिश हुई, वहां से फिर जब इनके साथ भिन्न वाली संख्याएं भी डाली गई तो उस नए संग्रह को क्या नाम दिया? परिमेयी संख्याएं, है ना। उस नए संग्रह को क्या नाम दिया? परिमेयी संख्या, है ना। ध्यान देना आप लोग, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है ना। जब इनके साथ पूर्णांकों के साथ, पूर्णांकों को हटाना नहीं है, पूर्णांक तो है ही संसार में, अरे यार पूर्णांक तो संसार में आ गए ना, पूर्णांकों के साथ जब इन भिन्न वाली संख्याओं को भी आप मिलाओगे ना, आई बात समझ में? क्लियर, ठीक है। तो फिर जो नया संग्रह बनेगा उसको क्या बोलेंगे? परिमेयी संख्या। आई बात समझ में? लेकिन परिमेयी संख्याओं की परिभाषा ऐसे नहीं बोलोगे आप कि पूर्णांकों के साथ, ये पूर्णांक है ना, पूर्णांक में ये सारा आ गया, है ना, पूर्णांकों के साथ भिन्न वाली संख्याओं को मिलाने पर परिमेय संख्या का संग्रह बनता है, ऐसी परिभाषा नहीं बनेगी। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या बनेगी? जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सके। देखिए परिमेय संख्याओं की परिभाषा ना 3 प्रकार से हो सकती है, ठीक है। तो किताबी परिभाषा क्या है कि जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सके, जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां pq क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए, है ना। परिभाषा क्या है? जिन संख्याओं को p/q के रूप में, मतलब भिन्न के रूप में दर्शाया जा सके, और जहां p और q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए, ना। ऐसे नहीं लिखोगे, मैं तो सिर्फ आपको समझा रहा हूं, सारी परिभाषाएं सब लिखे हुए, सब समझा दूंगा। आप सिर्फ कहानी के रूप में अभी इंटरेस्ट लो और देखते जाओ मैं क्या क्या बता रहा हूं, आप खुद कहानी लिख देंगे, ठीक है ना। स्पीड बढ़ाकर देख लिया यदि आपको लग रहा है धीमे चल रहे हैं तो जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q क्या होने चाहिए? पूर्णांक, और एक और कंडीशन है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यह परिभाषा है परिमेय संख्याओं की, बेसिक किताबी परिभाषा। आई बात समझ में, है ना। जो हमें लिखना है, एक्चुअली जो आपको लिखना है परिमेय संख्या की परिभाषा वो ये है, जिन संख्या को p/q के रूप में दर्शाया जा सके, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए।
आई बात समझ में, ठीक है ना। तो अब सुनिए, अब क्यों जरूरत पड़ी, सवाल उठता है कि सर इस परिभाषा में पी क्यू को पूर्णांक बोलने की क्यों जरूरत पड़ी, और क्यों शून्य के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए, कैसे परिभाषा की रचना हुई, क्या है। तो अब सुनिए मेरी बात, है ना। जिन संख्याओं को भिन्न के रूप में लिख दें वे सारी की सारी परिमेयी हैं। अब सुनिए मेरी बात, ठीक है। ये सारी की सारी परिमेयी संख्याएं हैं। परिमेयी में पूर्ण भी आएगा, शून्य भी आएगा, ऋणात्मक, सब पूर्णांक पूरा का पूरा परिमेय में आएगा, और साथ साथ ये वाली संख्या भी परिमेय में आएगी, ठीक है। ये संख्या भी और ये भी सब परिमेय में आएगी। परिमेय संख्याओं की परिभाषा क्या है, जिनको p बटा q के रूप में लिख सके। तो अब चलो इसको चेक करते हैं। 4 हमारे हिसाब से 4 क्या है, एक प्राकृत संख्या है। हमारे हिसाब से 4 क्या है, एक प्राकृत संख्या है, या फिर 4 पूर्ण संख्या के अंदर भी आ रहा, 4 एक पूर्ण संख्या भी है, या फिर 4 पूर्णांक भी है, 4 साथ ही साथ परिमेय भी है। कैसे, अच्छा क्या आप 4 को 4 बटा 1 लिख सकते हैं, p बटा q का रूप दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। आई बात समझ में, दे पा रहे हो p बटा q का रूप। p और q दोनों पूर्णांक है, 4 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है। 4 भी पूर्णांक होता है, ये पूर्णांक का ही तो संग्रह है ना, तो 4 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है। तो हम ये चेक कर रहे हैं कि 4 एक परिमेय संख्या कहलाया कि नहीं कहलाया। तो 4 के बटे में 1 लगा सकते हैं। अब देखो, पहली डिमांड के p बाई क्यू के रूप में दर्शा सकते हैं कि नहीं, तो p बाई क्यू के रूप में यस दर्शा सकते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। जहां p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक। क्या p और q, p 4 है और q क्या है 1, p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। 4 और 1 दोनों पूर्णांक के संग्रह में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, पूर्णांक है, यस। और q यानी कि नीचे वाला, हर डिनोमिनेटर, अंश और हर, बटे वाले को हर बोलते हैं, डिनोमिनेटर, हर 0 नहीं होना चाहिए, नहीं है ना 0 नीचे। आई बात समझ में। 3 डिमांड है, जो नंबर ये 3 डिमांड सेटिस्फाई करेगा वो परिमेय कहलाएगा। आई बात समझ में। तो मैं ये बोल रहा हूं कि सारे के सारे परिमेय है। आपको 0 चेक करना है, 0 चेक कर लो। शून्य को चेक करते हैं, क्या है, परिमेय संख्या है, तो 0 के बटा 1 लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। p बाई क्यू के रूप में दर्शा सके, यस, 0 को p बाई क्यू के, हर एक नंबर को बटा 1 करके p बाई क्यू का रूप आप दे सकते हो। पहले तो ये समझ लो, किसी भी नंबर को उठा लो यहाँ से, हर एक नंबर को आप बटा 1 करके p बाई क्यू का रूप दे सकते हो। ये चीज़ तो सेटिस्फाई करोगे ही करोगे। p और q पूर्णांक है, यस, p यानी कि 0, q यानी कि 1, 0 और 1 दोनों पूर्णांक में आ रहे हैं कि दोनों पूर्णांक की, और नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर वाला 0 चलेगा, नीचे वाला 0 नहीं है ना। तो बताइए 0 भी क्या हुआ, परिमेय। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि सारी की सारी संख्याएं भी p बाई क्यू का रूप ही है। 2/3 जो हम नया शामिल करना चाह रहे हैं, 2/3, 3/4, वो तो है ही p बाई क्यू का रूप। लेकिन जो संख्या अभी तक आप आविष्कार कर चुके हो, चाहे पूर्ण हो, पूर्णांक हो या प्राकृत हो, सारे के सारे भी तो p बटा क्यू के रूप में दर्शाया जा सकता है, और सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो इनके साथ, इन सब के साथ यदि भिन्न वाली संख्याओं को भी मिला लें तो इस पूरे समुच्चय को मिला करके क्या कहते हैं हम, परिमेयी संख्याएं, है ना। इस सब को मिलाकर हम क्या कहते हैं, परिमेयी संख्याएं। आई बात समझ में, क्लियर। तो प्राकृत भी सारा परिमेय है, पूर्ण भी परिमेय है, पूर्णांक भी परिमेय है, और सब के सब डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब आपके मन में आ रहा है सर -3 एक बार चेक करके दिखा दे। चलो, -3 के अपॉन में कुछ नहीं है ना, तो -3 के अपॉन में हम क्या लगा सकते हैं, 1। आई बात समझ में। चलिए, तो -3 को भी p बटा क्यू के रूप में दर्शा दिया। p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, p यानी कि -3 और q यानी कि 1। -3 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, यस, ये पूर्णांक ही है ना, -3 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है। आई बात समझ में, क्लियर। और नीचे वाला शून्य होना चाहिए, नहीं है ना शून्य, तो बताइए -3 भी परिमेय संख्या हुआ कि नहीं हुआ। तो सारे के सारे तो परिमेय हैं ही, साथ ही साथ इनको मिला लो तो पूरा परिमेय का संग्रह बन जाता है। यानी कि सबसे बड़ा संग्रह कौन सा है अभी तक का, परिमेय। आती है बात समझ में इतनी आप लोगों को, क्लियर है। तो अभी तक का जो टोटल संग्रह है, ये किसका संग्रह है, आपका परिमेय का। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब हम आगे बढ़े थोड़ा सा, है ना। तो एक तो परिभाषा हमने बना ली इसकी, ठीक है ना। अब यदि यहां से हम देखें तो अब सुनिए मेरी बात, ठीक है। अब एक नॉर्मल लेवल पे बात करें कि सर कौन सी संख्याएं परिमेय में आती, कौन सी अपरिमेय। अपरिमेय संख्याएं क्या होती पता है, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, या घनमूल। घनमूल यानी कि 2 की घात 1/3 ऐसे करके, है ना। घनमूल ले लो, है ना। चतुर्थ मूल ले लो, है ना। ये वर्गमूल होते हैं, स्क्वायर रूट होते हैं, ये क्यूब रूट होते हैं, फोर्थ रूट है, चतुर्थ मूल, है ना। जितने भी ऐसे नंबर होते हैं वो सारे के सारे अपरिमेय है संसार में। जो वर्गमूल से, आपकी शुद्ध भाषा में बोलूं तो, जो वर्गमूल से, स्क्वायर रूट से, या करनी से, सड्स एंड इंडाइसिस होता, करनी से, जो नंबर करनी से बाहर न निकलने पाए ना, वो अपरिमेय होते हैं। इसको छोड़ के दुनिया के सारे नंबर परिमेय हैं। -1 भी परिमेय है, 0 भी परिमेय है, 3 भी परिमेय है, 1/2 भी परिमेय है ना।
-2/3 भी परिमेय है, 0.111 भी परिमेय है, 2.135 भी परिमेय है। अरे यार, इन भिन्नों से ही तो ये दशमलव बनेंगे ना। अरे 2/3 को हल करोगे दशमलव निकलेगा कि नहीं निकलेगा? सारे के सारे दशमलव वाले नंबर इधर ही आएंगे, क्योंकि इन भिन्नों से ही तो दशमलव बनेगा ना। इन भिन्नों से ही तो भाग देने पर दशमलव जन्म लेगा। दशमलव बनाता कौन है? भिन्न को हल करने पे ही तो दशमलव जन्म लेता है। तो सारे दशमलव वाले नंबर भी परिमेय संख्या में ही समा जाएंगे। जैसे 1.12 का बार, 0.6 का बार, तो भैया 2/3 को हल करोगे 0.6 का बार ही आता है। तो बार वाले दशमलव, बिना बार वाले दशमलव, दुनिया के सारे नंबर इन दुश्मनों को छोड़कर दुनिया के सारे नंबर ना कहाँ आएंगे? परिमेय में। एक चीज आप ध्यान रख लें अपने दिमाग में, रटने वाली बात करूं तो इतना ध्यान रखना कि अपरिमेय संख्याएं केवल कौन होती हैं? जो नंबर रूट में आए और रूट से बाहर न निकलने पाए। जो नंबर रूट में आए और रूट से बाहर न निकलने पाए वे सारे के सारे क्या होते हैं? अपरिमेय। आई बात समझ में? जो नंबर रूट में आए और रूट से बाहर न निकलने पाए वे सारे के सारे अपरिमेय होते हैं। बस उनको छोड़कर दुनिया के सारे नंबर परिमेय में आएंगे। इस दुनिया की जो कुल संख्या है ना, वो सिर्फ 2 टुकड़ों में बांटी जाती है, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय मिला लो तो दुनिया के सारे नंबर समा गए। दशमलव, भिन्न, माइनस, प्लस सब आ गया। ठीक है, तो अपरिमेय जो वर्गमूल से बाहर निकले। अब मैं आपसे पूछता हूँ, √4 परिमेय है कि अपरिमेय है? बोलो जरा। √4 तो भैया 2 बन के बाहर कूद जाएगा ना, तो ये अपरिमेय नहीं है। √4 क्या आएगा? परिमेय। तो √4 रूट नहीं है, एक्चुअली वो 2 है। आई बात समझ में? है ना। तो जो रूट से बाहर निकल जाए वो इधर आ जाएगा, लेकिन जो रूट से बाहर न निकलने पाए वे सारे के सारे क्या होंगे? अपरिमेय। तो रूट वाली संख्याएं ऐसी, ये दुश्मन है आपका, ध्यान रखना बस, है ना। ये साइन जिस नंबर पे न हटे आए वो सारे नंबर अपरिमेय जाएंगे, उनको छोड़ के सारे सारे परिमेय में। अब सवाल ये भी उठता है कि सर ऐसे नंबर अपरिमेय में क्यों रखे गए, वैसे नंबर परिमेय में क्यों रखे गए? इसके पीछे क्या कारण? मैं एक चीज खोल कर बताऊंगा आपको। किताबों में तक नहीं मिलेगा जो खुद ने मैंने दिमाग लड़ा के अपने दिमाग से रचना की है, क्रिएट किया है कि क्यों, किसको क्या नाम दिया गया, उसके पीछे के क्या राज है। एक चीज खोद कर आपके सामने में रख दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्ट लो, है ना। ठीक है, और यदि आपको लग रहा है ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ मैं चीज़ों में, थोड़ा स्पीड बढ़ाकर देख लो, है ना, लेकिन मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, अब सुनिए मेरी बात। एक तो ये, और इसके अलावा एक और दुश्मन होता पाई। ये जो दुश्मनों का समूह है, संख्याओं की दुनिया में इनको दुश्मन कहा जाता है, बेकार संख्याएं। जब भी कैलकुलेशन में ऐसे नंबर नजर आते हैं हमारा दिमाग खराब हो जाता है, कैलकुलेशन बड़ा टफ हो जाता है वर्गमूल वाला, तो इनको हम दुश्मन कहते हैं नॉर्मली। मैंने ही क्रिएट किया, मैंने रचना की है कि संख्याओं की दुनिया में दुश्मन कहते हैं। दुश्मन यानी कि अपरिमेय संख्या दुश्मन है संख्याओं का। आई बात समझ में? ठीक है, तो इनके अलावा रूट वाले नंबर आते हैं अपरिमेय में। इसके साथ एक और चीज़ें एक्सेप्शनल केस, पाई भी क्या होता है? अपरिमेय। अब आप बोलोगे कि सर पाई तो 22/7 होता है, तो ये तो परिमेय होना चाहिए, इसको अपरिमेय में क्यों रखा गया? तो बस ये राज मैं अभी खोलूंगा आपके सामने, है ना, इसके पीछे क्या राज है। तो भैया अपरिमेय पाई, रूट के अलावा केवल एक ही एक्सेप्शनल केस होता है पाई, जो केवल अपरिमेय में आता है। क्योंकि आप बोलेंगे सर 22/7 तो परिमेय में जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अपरिमेय, ये चीज मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, तो आप परिमेय संख्या समझे, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? आई बात समझ में? जिनको P/Q के रूप में दर्शा सके, है ना। ठीक है, तो जब भी परिमेय संख्या की डेफिनेशन लिखने को आए सीधे क्या लिखेंगे? जिन संख्याओं को P/Q के रूप में दर्शा, मैं पढ़ के बता दूंगा, नोट्स में लिखा है मैंने, है ना। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में दर्शा सके, जहां P तथा Q पूर्णांक होने चाहिए और Q 0 के समान नहीं होना चाहिए। आई बात, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। और परिमेय संख्याओं के लिए उदाहरण क्या दोगे? -2/3 ले लो, 1/2 ले लो, 3/4 ले लो, ऐसे करके 2, 3, 4 संख्याएं ले लो तो परिमेय संख्या के आपके उदाहरण हो जाएगा। आई बात समझ में? देखिए परिभाषा कहाँ लिखी है, मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ, है ना, कौन से पेज नंबर पर है। फिर मैं परिमेय अपरिमेय को थोड़ा सा और ओपन करूंगा आपके सामने, है ना। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, है ना। परिमेय संख्या की परिभाषा कहाँ लिखी है? देखिए, जो वो पेज नंबर है ना, पेज नंबर 3 भी नहीं, ये नोट्स की चिंता मत करना है, किसी ने पेज नंबर 4 पर सबसे ऊपर परिमेय संख्याएं, पेज नंबर 4 पर चौथे नंबर के पेज पर सबसे ऊपर, है ना, परिमेय संख्याएं। ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0। परिभाषा खत्म, उसके बाद उदाहरण दिए। उदाहरण क्या है? -2/3, 6/7, 9/- परिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि संख्याएं 0, -2, 4। अब उन्होंने क्या समझाना चाहा है
कि यार सिर्फ ये परिमेय नहीं होती, ये भी परिमेय होती है। क्या बोला उन्होंने? संख्याएं 0, -2, 4 p/q के रूप में लिखी जा सकती है, इसलिए ये भी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा भी उसी में और उदाहरण भी इसी में। आप परिमेय संख्या की परिभाषा पैराग्राफ चेंज करके उदाहरण लिखना, अच्छा दिखेगा। ये 3 नंबर आई बात समझ में, ठीक है। अब आपको यदि परिमेय संख्या चाहते हो 5 नंबर में आ गया, तो और क्या क्या लिखोगे? तो अभी तो एक पहलू बताया मैंने, परिमेय संख्याओं को एक पहलू से आपको समझाया। अब परिमेय और अपरिमेय को दूसरे पहलू से। परिमेय अपरिमेय दुनिया छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है ना। तो परिमेय अपरिमेय को अब हम खोलते हैं, थोड़ा सा ना ओपन करते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो परिमेय अपरिमेय को हम नेक्स्ट क्लास में ओपन करते हैं ना, अगली क्लास में हम आगे बढ़ते हैं इसके, ठीक है। चलिए।